आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने ओपीएस को लेकर एक निर्णय लिया, जब केंद्र सरकार ने 2005 से पहले जिन नौकरियों में विज्ञप्ति जारी हो गई थी, ऐसे तमाम जो कर्मचारी जिनको ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था, उन्हें जब केंद्र की ओर से दिया गया तो उत्तराखंड सरकार ने भी ओपीएस के बचे हुए ऐसे कर्मचारियों को उत्तराखंड में इसका लाभ देने की घोषणा की है। सामने लोकसभा का चुनाव है और ओपीएस का मुद्दा केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक तरह से गले की फांस बना हुआ है। केवल ओपीएस नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में तमाम जो कर्मचारी संगठन है, खासकर निगम, उनमें अलग अलग मांगें उनकी हैं और उनको लेकर लगातार आंदोलन भी चलता रहता है। क्या इस वक्त आने वाले समय में अगले 1-2 महीने में आप उत्तराखंड में फिर सड़कों पर वो कर्मचारी जिन्होंने लंबी सेवाएं राज्य में दी है, क्या वो सड़कों पर उतरने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो ये राज्य सरकार के लिए मुसीबत होगी लोकसभा चुनाव से पहले। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाई मौजूद हैं। ओपीएस पर भी चर्चा करेंगे। क्या निगम के जो कर्मचारी हैं, जो रिटायर कर्मचारी हैं, इस समय संगठन क्या काम कर रहा है, और जो ईपीएफ 95 को लेकर एक मसला है जिसकी लड़ाई आप लंबे समय से लड़ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, ईपीएफ को लेकर जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, उसमें कहां तक आपकी बात बनी है और सरकार से कितनी तवज्जो मिली है? देखिए, ईपीएफ को लेकर के हम 5 साल से आंदोलनरत हैं। 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्र में धरना चल रहा है। वर्तमान में ईपीएफ के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत और श्री रजावत जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके द्वारा पूरे प्रदेशों में आंदोलन चलाया जा रहा है। कई बार की रैलियां निकाली जा चुकी हैं। दिल्ली में एक बार पहले रैली निकाली जा चुकी है और इस संदर्भ में माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी के द्वारा 2 बार की वार्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से करवाई गई। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ईपीएफ 95 के पेंशनर्स को आश्वासन दिया गया था कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ईपीएफ की हमारी ज़्यादा मांग नहीं है, क्योंकि एक आदमी 38 से 40 साल 35 साल नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर होता है तो उसको मात्र 1100 रुपये, जो रिटायर हुआ है 1100 रुपये पेंशन पा रहा है। अब जिसने 35 साल नौकरी करी और रिटायरमेंट वो 1100 पेंशन पाएगा, या मैं स्वयं रिटायर्ड हूँ, निगम महासंघ का भी अध्यक्ष हूँ, रिटायर्ड हूँ, मुझे मात्र 38 साल नौकरी करने पर मुझे 3072 रुपये पेंशन मिल रही है। तो वो मेरा ही पैसा कटा हुआ है, जो 7 लाख रुपए मेरा ईपीएफ डिपार्टमेंट में जमा है पेंशन में, जो मुझे कभी वापस नहीं मिलना है। तो हमारी ये मांग है सरकार से, भारत सरकार से। ये करना भी भारत सरकार को है, उत्तराखंड या किसी स्टेट सरकार को नहीं करना है। ईपीएफ भारत सरकार का है और बोर्ड भी भारत सरकार का है, ईपीएफओ जो है। और इसमें हमारी मांग केवल इतनी है कि केवल जितने भी कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं 60 साल के बाद, उसको जीने का अधिकार दिया जाए। कम से कम 7,500 रुपये पेंशन और उस पर जो डीए बनता है, जैसा ओपीएस वालों का डीए है, जो राज्य कर्मी हैं, सेंट्रल कर्मी हैं, उनको डीए मिलता है, ऐसे हमको भी 6 माह में भाई पूरा डीए ना तो कम से कम आधे डीए हमें दे दो। जीने का अधिकार तो हमें भी है। एक कर्मचारी ने पूरी लाइफ भर नौकरी करी और वो राज्य कर्मी रहा या सेंट्रल कर्मी रहा, उसको 1.5 लाख 2 लाख तक पेंशन मिलती है, जो बड़े अधिकारी रिटायर होते हैं। और एक यहाँ का जो अधिकारी है निगम का, उसको 3000 रुपये पेंशन, जो आज रिटायर को 3000 पेंशन मिलेगी। तो क्या उसका स्टैंडर्ड है? जो आदमी 1 लाख रुपए से सेवानिवृत्त होगा, क्या वो 1100 रुपये में जिएगा या 3000 में जिएगा? जो आज रिटायर होगा 38 साल नौकरी करने के बाद, उसको 4000 पेंशन मिल पाएगी आज के टाइम पर। तो बहुत बुरी स्थिति है, जबकि हमारा पैसा कटा हुआ है। तो हमारी डिमांड भारत सरकार से ये रही है कि आप हमारे कम से कम 7,500 रुपये, इसमें प्रेस के लोग भी हैं, जो हम प्रिंट मीडिया है वो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो है, जितने भी रजिस्टर्ड जिन लोगों की सेवा रेगुलर हैं, जिनको फंड करता है, वो भी इसमें आते हैं। तो मेरा ये भारत सरकार से निवेदन है कि आप जो आपके फैक्ट्री के लोग हैं, चीनी मिल हैं, 159 निगम है इसमें, और बाकी जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितनी प्रेस हैं, जो भी मान लिया कोई 10 आदमियों की कंपनी है उसका फंड करता है, वो भी है। तो हमारा साथ शोषण हो रहा है। मालिक भी पैसा हमारा पूरा नहीं देता है, और जो हमारा फंड करता है और सरकार हमारा पूरा पैसा उसको अपने पास रखती है, शेयर मार्केट में लगाती है, लेकिन हमारा पैसा है उसका भी हमको ब्याज पूरा नहीं देती है। इसलिए हमारी ये डिमांड है। अभी यदि भारत सरकार ने ईपीएफ की बात को नहीं सुना,
और उसमें फिर ये तय हमारा तय है कि 7/12 को हमको दिल्ली में बहुत बड़ी एक रैली रामलीला मैदान में निकालनी है। तो हम उस रैली में दिखाएंगे, जैसे ओपीएस ने रैली निकाली, ओपीएस में कुछ दिन पहले राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने ओपीएस को पूरा समर्थन दिया। हम उस रैली में थे, कम से कम 20 लाख आदमी रामलीला ग्राउंड के बाहर और अंदर पूरी सड़कें भरी थी, ग्राउंड में अंदर जगह नहीं थी। सरकार ने देखा होगा, भला ही सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीद लिया था, आने नहीं दिया, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिक चुकी थी उसमें, वो वहाँ पे आई नहीं। और छोटे चैनल, आपके चैनल जैसे सब वहाँ पर आए, उन्होंने पूरी हमारी समाचार खबर को दिया। तो मैं धन्यवाद करूँ उन चैनलों का कि उन चैनलों ने भी प्रधानमंत्री को जगाया, उन्होंने बताया भाई क्या है। तो केवल आज तक ने हमारी बात को थोड़ा सुना था उसमें, और हमारी बात का प्रचार किया था कि भाई आपका 20 लाख आदमी यहाँ इसमें आया है, और जितने सांसद अन्य कांग्रेस के थे और आपका आप पार्टी के थे और समाजवादी पार्टी के थे, विपक्ष पार्टी के जितने सांसद थे उसमें 8 सांसद आए थे, कम से कम 20 विधायक आए थे, सबने और ये समर्थन दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पेंशन को बहाल करेंगे। कांग्रेस ने तो किया भी है, कांग्रेस ने हिमाचल में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, राजस्थान में किया है, आपका कर्नाटक में किया है। तो कांग्रेस ने जब किया, और अभी केजरीवाल ने पंजाब में किया, उन्होंने शुरू नहीं किया था, उन्होंने शुरू कर दिया, उनके ऊपर बहुत दबाव था, उन्होंने घोषणा की थी और ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन उन्होंने पेंशन लागू नहीं किया। अब उन्होंने कह दिया कि हम पेंशन लागू करने जा रहे हैं। तो ये भारत सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो अगला आने वाला 24 का चुनाव, या अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसी में सरकार देख ले, उसी में इनको परिणाम मिल जाएगा। क्योंकि हमारा कर्मचारी सब इकट्ठा है इस समय, कर्मचारियों ने ठान लिए, क्योंकि कर्मचारी वोट भी डलवाता है। बूथ पे कौन बैठेगा? कर्मचारी बैठेगा। अगर आपका एक एसडीएम बिना पेंशन का होगा, वो आपके लिए काम करेगा? नहीं करेगा। अगर आपका कोई जिला मजिस्ट्रेट बिना पेंशन का बैठेगा, वो आपके लिए काम करेगा? नहीं करेगा। तो हमारा तो ये कहना है कि भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को होश आए, अपने विधायकों की 3-3 पेंशन न लगाए, एक पेंशन करें, सांसद की एक पेंशन करें, और जिन कर्मचारियों ने 40 साल सेवा दी है, सरकार के लिए सेवा दी है, जनता के लिए सेवा दी है, उनकी पेंशन को लागू करें। ओपीएस को लेकर सर अभी केंद्र सरकार ने भी निर्णय लिया, जो 2005 से पहले जिनकी विज्ञप्ति हो गई थी, उसी के संदर्भ में उत्तराखंड सरकार ने भी दिया है। इसको क्या मानते हैं आप? एक सकारात्मक स्टेप तो उठाया है सरकार ने? देखिए, सकारात्मक स्टेप भी तब उठाया जब हम लोगों ने आंदोलन किया, जबकि सरकार को उसको नियम था कि देना ही चाहिए था। जो विज्ञप्ति 2005 से पहले आपने एक निकाली कि आपको इस स्केल पर आपकी नियुक्ति की जाएगी, आपका स्केल ये होगा, आपकी सेवानिवृत्ति में आपको ये, आपको बस जब आपने उस स्केल पर हमारी नियुक्ति करी और उस समय आपकी पेंशन थी, तो हमको उस समय देना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी बदमाशी भारत सरकार की है, जिन्होंने पेंशन को, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, खैर उनका औलाद तो कोई नहीं थी, सब उनको बड़ा अच्छा मानते थे, लेकिन उन्होंने सब बच्चों को अपना बुरा कर दिया। हम तो कहते थे वो हमारे बाप के समान थे, हमारे बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने पेंशन बंद करके, उन्होंने जिस आदमी ने 40 साल नौकरी करी हो, 35 साल नौकरी करी हो, सेवाएं सरकार में दी हो अपनी, और जनता की सेवा की हो, उसकी पेंशन बंद करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो जब उन्होंने पेंशन बंद करी, तो कम से कम जो पहले की नियुक्तियां थी उनको पेंशन देनी थी। अब सरकार को कल है कि यार तो सब इकट्ठे हो गए। अब 2004 के बाद क्योंकि नियुक्तियां बहुत कम हुई हैं, यह भी आपको बता दूं, उसके बाद भर्तियां नहीं किया। भारत सरकार की पॉलिसी उपनल से भर्ती करना, ठेके से भर्ती करना, एजेंसी हायर करना, आउटसोर्सेज करना, ये सरकार की नीति है, क्योंकि सरकार अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहती। इनको केवल आईएएस या पीसीएस चला रहे हैं, और आईएएस या पीसीएस की इन्होंने पेंशन कर दी, जुडिशियल की पेंशन कर दी। क्योंकि ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, आपने कहा कि 2004 के बाद नियुक्ति हुई नहीं है। आज जो लोग सड़कों पर हैं ओपीएस को लेकर, यानी कि वो पुराने उनको उस वक्त मिल जाना चाहिए था, नया आपने आउटसोर्स शुरू कर दिया, लेकिन जो एसडीएम हैं, जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको तो पेंशन मिल जा रही है, ये लोग बाहर हो गए, आपका कहना है? ऐसा है, देखिए, ये प्रशासनिक को भी इन्होंने भी किया, पहले रोक लगा दी थी, लेकिन अभी भारत सरकार ने किया है प्रशासनिक के लिए। उनको पता नहीं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी ही सरकार को चलाता है, चाहे आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, ये आईएएस ही घुमाते हैं, आईएएस ही चलाते हैं। तो इसलिए प्रशासनिक की पेंशन तो बहाल कर दी, लेकिन 2004 के बाद भी नियुक्तियां हुई हैं। 2004 के बाद नियुक्तियां कौन सी? जो लोक सेवा आयोग से हुई हैं, इसमें नियुक्तियां हुई हैं। तो नियुक्तियां ऐसी भी हैं कि जरूरी नहीं है कि आईपीएस ही बनाओ, पीसीएस ही बनाओ। कोई छोटे समाज कल्याण में कोई चला गया, वो पीसीएस रैंक का अधिकारी गया, लेकिन वो उनकी पेंशन नहीं है। तो ऐसी नियुक्तियां हुई हैं, बिल्कुल नियुक्तियां बंद नहीं हुई, लेकिन कुछ नियुक्तियां ऐसी हुई जरूरी हैं। मान लीजिए मैं परिवहन निगम में था, परिवहन निगम में आज 2500 ड्राइवर, 2500 कंडक्टर की पोस्ट खाली है, जबकि आउटसोर्स से 3500 आदमी इन्होंने रखा हुआ है। तो अगर वो 2500 रेगुलर आदमी होता, तो
विभाग पे थोड़ा मतलब यह है कि बर्डन कहिए या ना कहिए, क्योंकि सैलरी तो उनको भी देनी पड़ रही है, लेकिन उनको कम सैलरी देनी पड़ रही है। वो एक मजदूर का जो हनन जो कर रही है सरकार, भाई एक 12-14 हज़ार रुपये सैलरी देती है, पूरी काम उनसे लेती है 12-14 घंटे, और एक आदमी 8 घंटे की ड्यूटी करके वो पूरी सैलरी लेता है। अब होमगार्ड है, होमगार्ड को आप अब डीए बड़ी मुश्किल से किया, जब कोर्ट ने ऑर्डर किए कि डीए दें, और उनका 18,000 रुपये सैलरी अब करी, 22,000 सैलरी करी। नहीं तो होमगार्ड पुलिस से ज़्यादा काम करता है। देखिए आप चौराहे पे होमगार्ड काम करता है, तो थाने के बाहर होमगार्ड खड़ा रहता है, किसी अफसर के घर होमगार्ड की ड्यूटी होती है या पीआरडी की ड्यूटी होती है, लेकिन उसको नहीं है, उसका तो हनन है पूरा काम का, उसका तो मतलब उत्पीड़नात्मक कार्रवाई इसके ऊपर है। ना तो उसको पूरी पेंशन देंगे, ना उसकी पूरी तनख्वाह देंगे, ना उसको डीए देंगे, ना उसकी ग्रेजुएटी है। तो ये बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा एक वो है कि आपने उत्पीड़न करके, भाई सरकार किस लिए है? सरकार हमने चुनी, हमने आंदोलन किया, मैं 12 दिन बंद रहा, भलाई मैंने कार्ड नहीं बनवाया, मेरे से जिन लोगों ने कार्ड, जो लोग आंदोलनकारी थे उन्होंने कार्ड बनवा लिया, हमने आंदोलन किया, हमने गाड़ियां टूटी, हम जेल गए, बंद हुए, तब हमने उत्तराखंड बनवाया। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि भारत सरकार में या उत्तराखंड सरकार में, पूरे भारतवर्ष में ये बीजेपी सरकार आएगी और हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय करेगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी हमको। कितनी संख्या है इस समय पूरे देश में? ओपीएस को लेकर आपके ईपीएफ का मसला है, निगमों का मसला है, आप कह रहे हैं कि आप दबाव बना रहे हैं। रामलीला मैदान में बड़ी भीड़ थी अभी जो कुछ दिन पहले जो रैली हुई, अब आप कह रहे हैं दिसंबर में भी आप एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आपने हिमाचल का उदाहरण दिया, दूसरे राज्यों का उदाहरण दिया, लेकिन केंद्र सरकार को फर्क पड़ता नहीं दिख रहा ना। हिमाचल में सरकार चली गई बीजेपी, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं कि अगर कोई चीज़ ठान ली तो फिर वो करनी है, अगर नहीं करनी तो फिर नहीं करनी। कैसे मिलेगा? देखिए ऐसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो स्टेट 4-5 स्टेटों में चुनाव होने हैं, इसमें जब हार जाएंगे तब तो फर्क इन पे पक्का पड़ेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, ईपीएफ की बैठक, अभी सीबीटी की बैठक जबकि 3 महीने में होती है, अभी पिछले महीने हुई थी, अभी 30 तारीख को बैठक बुलाई थी, उन्होंने आदेश किया बैठक 30 तारीख को बैठक हुई, और उसमें श्रम मंत्री आए थे, क्योंकि श्रम मंत्री उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ अभी तुरंत एक बैठक फिर बुलाने को कहा कि इसमें निर्णय लेना है। उन्होंने वहाँ यही प्रस्ताव रखा कि कम से कम 5,000 पेंशन दी जाए। ऐसा नहीं है, प्रभाव दबाव में तो सरकार है, चाहे भारत सरकार हो ईपीएफ के मामले में, चाहे स्टेटों की सरकार हो, स्टेट की सरकार ओपीएस में, क्योंकि ओपीएस तो स्टेटों ने देनी है और ईपीएफ जो है भारत सरकार को करनी है। तो अभी 2,000 करोड़ रुपए, आज आपका अखबार में आता है 2,000 करोड़ रुपए ईपीएफ ने मांगा है हायर पेंशन के लिए, भारत सरकार के 2,000 करोड़ दें ताकि हम हायर पेंशन दें। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री दबाव में नहीं है, प्रधानमंत्री को जानकारी है, और उन्होंने ओपीएस में जो एनपीएस की कोई बात कही है, तो अभी एनपीएस में कोई बदलाव होने जा रहा है। ये उनकी बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई है इनकी, भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने इसमें कोई निर्णय लेने जा रहे हैं कि हम इसको कुछ बदलें, बदलाव तो होने जा रहा है। और ओपीएस की जो बात है आपके 2005 से पहले की बात है, ये भी उन्होंने इसीलिए किया है कि हमारे बीच में कर्मचारी, कम से कम उन्होंने कहा कर्मचारी 2 फाड़ हो जाए, जिनको हम पेंशन दे देंगे वो खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये गलत सोचना है मोदी जी का। इस समय जो पेंशनर हैं, चाहे ओपीएस के हैं चाहे एनपीएस के हैं, सब भारत सरकार के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि जब तक उन्होंने ऑर्डर चेंज नहीं किया कि 2004 के बाद जो लोग नियुक्त हो रहे हैं उनको भी पेंशन दी जाए, क्योंकि जो आज पेंशनर, हम भी जो ओपीएस के लोग थे वो भी गए थे उसमें, ये थोड़ी कि जो पेंशनर नहीं था वही गया है, उन्होंने भी सहयोग दिया। उनका बराबर यह है कि भाई बच्चे, हमारे बच्चे तो हैं जो आगे नौकरी कर रहे हैं, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी की बेटी है, वो उसमें जॉब लगा है 2004-5 के बाद भी। अगर 5 से पहले का आपने किए, क्या उसके बाद वाले को हम क्यों छोड़ेंगे? हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको हम पेंशन दिलवा के रहेंगे। ये हमारा भारत सरकार से वादा है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जब तक आपने पेंशन बहाल नहीं की तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन आपके ऊपर बिल्कुल बरकरार रखेंगे। 2024 का इलेक्शन, अगर आपने पेंशन नहीं की तो आपको हरा के रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे दिनेश गोसाई, उत्तराखंड निगम राज्य कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग क्या है? सब कुछ खुला है। अभी कुछ दिन पहले आपने दिल्ली में देखा, एक बड़ी रैली हुई थी रामलीला मैदान में, जिसे देखकर केंद्र सरकार सख्ते में थी। और इसके बाद अभी दिसंबर में फिर तैयारी चल रही है। एनपीएस का मामला है, ओपीएस का भी है, उसमें जुड़ा हुआ ईपीएफ का मामला भी है। तो निगमों के हैं, कर्मचारी हैं, तमाम 2005 से पहले के कुछ लोगों को दिया।
बड़ी बात यह है कि जो लोग पेंशन पा रहे हैं, यानी कि 2005 से पहले के जो परिवार हैं, उनके परिवारों के सदस्य जो उसके बाद सरकारी नौकरी में गए हैं, वो पेंशन नहीं पा रहे। तो उन परिवारों का भी समर्थन है, ये दावा किया है। लाखों में ये संख्या है। हिमाचल का बार बार उदाहरण दिया जा रहा है, पंजाब का दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी वहां पर जल्दी शुरू करने जा रही है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में कांग्रेस ने ओपीएस को डिक्लेयर कर ही दिया है। और यहां तक कि केंद्र सरकार अगले 2024 में अगर चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है तो विपक्षी दल तो कह रहे हैं हम तो ओपीएस लागू कर देंगे। तो जब खुली चुनौती सामने से विपक्ष की है, अब देखना यह है कि केंद्र की मोदी सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेने वाली है, क्योंकि दिल्ली में हलचल है, दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। क्या होगा, क्या रास्ता निकाल कर लेकर आएगी केंद्र सरकार, उस पर सबकी नजर है। लेकिन चुनाव से पहले देश में ओपीएस को लेकर, एनपीएस को लेकर और ईपीएफ को लेकर एक बड़ा आंदोलन आप फिर देखने जा रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।